तस्वीर में आपको कुल 5 लोग दिखाई पड़ रहे होंगे। एक मैं और मेरे साथ में 4 और लोग। हम पाँचों में एक चीज़ कॉमन है और हम सभी ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं सुपरटेक के केस में। मामला सुप्रीम कोर्ट में है और लड़ाई कॉरपोरेट की हो रही है। यहाँ 2 पक्ष सामने में आया है सुप्रीम कोर्ट में, एक है एनबीसीसी और दूसरा है एपेक्स। बात वहीं से शुरू करते हैं, वाई एपेक्स और एनबीसीसी की लड़ाई इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है? सर ये एपेक्स तो बेचारा बीच में फंस गया है। ये लड़ाई तो होम बायर्स और सुपरटेक की है। एनबीसीसी होम बायर्स की तरफ से रेजोल्यूशन लेकर आया है और उस रेजोल्यूशन पे सारे होम बायर्स का एक मत है कि वो ही हमारे लिए एक अच्छा रेजोल्यूशन है। और 10-15 साल से जो हमारी तपस्या चल रही है और जो हमारे खून पसीने के से लड़ाई चल रही है सुपरटेक की, वही हमें निजात दिला सकता है। इस बीच में सुपरटेक की चाल है कि वो हमें हमारा जो ड्रीम होम है वो जितना लेट हो सके करता जाए, और उसी का ये काम है कि वो तरह तरह के तरीके लंपलाता है। और एपेक्स भी उसी का ही एक प्यादा है जो हमारे बीच में आ रहा है, एनबीसीसी और होम बायर्स के बीच में। एपेक्स प्यादा है, साफ साफ गुलशन जी ने कहा कि एपेक्स जो है सुपरटेक का ही एक प्यादा है, लेकिन लड़ाई देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। आपको क्या लगता है कि इतनी बड़ी लड़ाई के बाद भी होम बायर्स को न्याय मिलेगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट से हम लोगों को बड़ा उम्मीद है कि अगर कुछ कर सकते तो सुप्रीम कोर्ट ही हमारे लिए कर सकते हैं, ये उम्मीद तो है। लेकिन इतना लेंदी प्रोसेस होता है कि हम ऐसे तो 10 साल 15 साल से हम ऐसे ही लटके हुए, किसी का घर नहीं मिला, वो ईएमआई भी दे रहा है, रेंटल भी पे कर रहा है। बच्चे छोटे छोटे थे जब घर बुकिंग किया था, आज बच्चे बड़े हो गए, लेकिन घर की उम्मीद कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है कि कब ये एग्जीक्यूट करेंगे, कब बनना शुरू होगा, कब कंप्लीट करके प्रोजेक्ट मिलेगा, तब तक हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे। ये बड़ा सस्पिशियस है इस सब चीज़ में, और इतना लेंदी होते जा रहा है। जब लोअर कोर्ट में एनसीएलटी कोर्ट में जजमेंट आया हुआ है एनबीसीसी की फेवर में, उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट में भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत जल्दी इसका निपटारा हो, सही जजमेंट आए और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो जाए बहुत जल्दी, ताकि 3 या 4 साल के अंदर अंदर हम लोगों को घर मिल जाए एटलीस्ट। लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में है और एक शब्द इन्होंने मजूमदार साहब ने कहा कि उम्मीद की जो किरण है, ये उम्मीद बहुत बड़ा शब्द है। जब देश गुलाम था तब भी लोगों को उम्मीद थी कि एक दिन आज़ाद होगा, आज़ादी मिली, लेकिन कई लोग कहते हैं कि वो आज़ादी मिली नहीं जिसकी उनकी चाहत थी। आज भी आप कह रहे हैं कि वो एक उम्मीद है, और क्या आपको लग रहा है कि वो उम्मीद जब एनबीसीसी या एपेक्स को किसी को भी काम मिलता है तो आपको आपका घर मिलेगा? सर, हमें सुप्रीम कोर्ट से बिल्कुल उम्मीद है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी देख रहा है इतने समय से जो सुपरटेक की कारस्तानियाँ हैं। जैसे पहले ट्विन टावर का एग्जांपल आया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था ट्विन टावर का भी, और भी ऐसे बहुत से केसेस हैं जो सुपरटेक के अगेंस्ट फाइल हुए हैं। हर थाने में एफआईआर दर्ज है, न्याय प्रणाली है, कानूनी व्यवस्था है, मगर उसने सबको धत्ता बताते हुए अपना जो जैसी मनमानी उसने करनी थी वो की है। मगर अब ऊंट पहाड़ के नीचे आया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की नज़र, पैनी नज़र भी नहीं, पैनी नज़र सुपरटेक के ऊपर है, और वो उसका जो है संज्ञान बिल्कुल लेगी। और हमें उम्मीद नहीं, हमें 500% कॉन्फिडेंस है। एक उम्मीद होती है, हमें विश्वास है, उम्मीद नहीं है हमें विश्वास है कि सुपरटेक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट एक अच्छा ऑर्डर लेकर आएगा, और ये एनबीसीसी को ही अवार्ड करेगा, क्योंकि एनबीसीसी एक सरकारी संस्था है। एक नवरत्न उसको एक अवार्ड मिला हुआ है, जो कि एक होम बायर का घर बनाने में वो पूरी तरह से सक्षम है। कहते हैं कि तेरे दर्द दिल की दवा हम करेंगे, न कुछ कर सके तो दुआ हम करेंगे। यहाँ न दवा काम आ रही है न दुआ काम आ रही है, तमाम लोग परेशान हैं, अलग अलग आप सोसाइटी से आते हैं। आपको लग रहा है कि अब आखिरकार क्या विकल्प आपके पास बचता है? लेकिन नीरज जी, यहाँ तो ना तो दवा दे रहा है सुपरटेक, ना ही दुआ दे रहा है, बल्कि ज़ख्म पे ज़ख्म दिए जा रहा है। डिले टेक्निक्स को अपना के 2.5 साल में कोई अपने प्लान नहीं लेकर आया। जब सुपरटेक का CIRP प्रोसेस चल रहा था, उसके बाद जब रेजोल्यूशन आया, उसके बाद ये इन्होंने डिलेड अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में अपना एक अपील फाइल के लिए कि हम लोग बेटर प्रपोजल है हमारे पास। अब जब ये प्रपोजल इन्होंने सबमिट किया है, उसमें आपको डेफिशिएंसीज नज़र आई होंगी कई सारी। अगर आप इसको वापस सर्कल बैक करके देखें रूट कॉज, जब नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने लैंड अलॉट करी थी बिल्डर्स को, तो यही प्रॉब्लम हुई थी जो आज रिक्रिएट करने की कोशिश की जा रही है सुपरटेक से। क्योंकि उस टाइम अथॉरिटीज़ ने बिल्डर्स की बिना फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज़ और ऑपरेशनल एफिशिएंसीज़ को देखते हुए छोटे छोटे बिल्डर्स को बड़े बड़े लैंड पार्सल अलॉट किए थे, और उसका नतीजा आज हम देख रहे हैं कि वो डेवलप नहीं कर पाए और सारे होम बायर्स स्टक हो गए हैं।
आज वही चीज़ रिक्रिएट करने की कोशिश की जा रही है सुपरटेक और एपेक्स के द्वारा कि एपेक्स की जिसकी कैपेबिलिटी नहीं है उसको छोटे से बिल्डर को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दोबारा से रिक्रिएट करके अगले 10 साल के लिए और लटका दिया जाए। तो ये चाहते हैं जो नोएडा अथॉरिटीज़, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटीज़ ने गलतियाँ करी हैं वही गलतियाँ सुप्रीम कोर्ट भी करे दोबारा से कि छोटे से प्रोजेक्ट को, छोटे से बिल्डर को बड़ा प्रोजेक्ट दोबारा से अवॉर्ड करके, जो कि नहीं होने वाला। सुप्रीम कोर्ट की पैनी नज़र है, जैसे चेतन जी ने भी कहा, और एक वी हैव फुल ट्रस्ट इन द इंडियन जुडिशियल सिस्टम। सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान लेंगे और बड़ी बारीकी से एनालाइज करके इसको एनबीसीसी को ही अवॉर्ड करेंगे। हम पूरे बायर्स ऑल एआरस कंप्लीटली इन वन से वी आर सेइंग वी आर विद एनबीसीसी एंड वी हैव ट्रस्ट कि एनबीसीसी ही इसको डेवलप कर सकता है। एपेक्स के पास ना वो फाइनेंशियल कैपेबिलिटी ना ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है। अगर उनके पास होती, अगर उनके पास 10,000 करोड़ 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने की कैपेबिलिटी है तो वो अपना खुद का ग्रुप क्यों नहीं एक्सपेंड करते हैं? वाई दे जस्ट कम ट्राइंग टू रिसरेक्ट अ डेड हॉर्स? तो ये भी एक क्वेश्चन वाली बात है। एक बड़ा सवाल, हमारे साथ एक वकील भी हैं और ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं। किस सोसाइटी से आप बिलोंग करते हैं? मैं सुपरटेक इको सिटी से हूँ। इको सिटी से हैं। यादव जी, एक बात बताएं, अभी इन्होंने कहा कि कैपेबिलिटीज़ नहीं है, क्या एनबीसीसी के पास कोई प्लान है कि वो पैसा कहाँ से लेकर के आ रहा है? कोई प्रपोजल उसने दिया है आप? जी देखिए, एनबीसीसी का एक बड़ा अच्छा प्रपोज़ल हमारे पास है और सबसे बड़ी सोचने वाली ये बात है कि ये मामला लगभग 15 साल से अटका हुआ है। होम बायर्स को पिछले 15 साल से मकान नहीं मिले। जो हमारी कानून प्रक्रिया में जो लूप होल्स है उनका लगातार सुपरटेक ने फ़ायदा उठाया है। अब आके एक ऐसे मुकाम पर हम पहुंच गए हैं जहां एक होम बायर्स को या इन्वेस्टर को एक दिख रहा है कि रिलीफ मिलने वाला है। एट द एंड ये लड़ाई ख़त्म होने वाली है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है और जल्दी ही इसका फैसला भी आने वाला है। सवाल ये था कि प्रपोजल को लेकर के मैं जानना चाह रहा था, ताकि जितने भी होम बायर्स आपके साथ कनेक्टेड हैं उनको पता हो सके कि एनबीसीसी के आखिरकार प्रपोजल में क्या सब चीज़ें हैं जो होम बायर्स के सपनों को पूरा करने के लिए। मैं वहीं आ रहा था। सुपरटेक लगातार जो कानूनी दाव पेच करके उनकी खामियों का फ़ायदा उठाता आ रहा है, अब उन पर एक ब्रेक लगने वाला है। क्यों? क्योंकि जो होम बायर्स के पास अब एक जो ऑप्शन मिला है वो एक इतने बड़े मजबूत रूप में है, जैसे कि एनबीसीसी के रूप में हमारे सामने आया है। इसमें अगर हम कंपैरिजन करते हैं जो दूसरे प्रपोजल आए हैं उसके मुकाबले, तो इसमें सबसे जो मुख्य बात यह है कि यह एक सरकारी कंपनी है जिसमें हम मान के चलते हैं कि भ्रष्टाचार ना के बराबर है। जिस भ्रष्टाचार जो क्या है कि हम बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, भ्रष्टाचार है नहीं, वो एक अलग सेकेंडरी सब्जेक्ट है। मैं प्रपोजल पर बात करना चाह रहा हूँ। आप में से कोई बता सकते हैं कि उसके प्रपोजल में क्या बातें हैं? सर वहीं पर आए थे। देखिए, इस प्रपोजल में जिन लोगों की रजिस्ट्रियाँ नहीं हुई हैं उनकी भी प्लानिंग है। सवाल पैसे का है। देखिए, घर बनेगा, यादव जी, गुलशन जी, चेतन जी, कपिल साहब, घर बनेगा तो घर बनाने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा कहाँ से आएगा? नंबर 1। दूसरी बात, जब पैसा आएगा तब फिर करप्शन की बात हम करेंगे कि होगा नहीं होगा, वो सेकेंडरी पार्ट होता है। मैं कह रहा हूँ कि प्रपोजल को लेकर के आप एनबीसीसी ने कुछ तो बताया होगा। जी बिल्कुल बताया है। एनबीसीसी ने अपना पूरा प्लान दिया हुआ है इसमें, कंप्लीशन के लिए भी, और कैश फ्लो किस तरह से मैनेज होगा वो भी दिया हुआ है। इनिशियल आपने जैसे कहा कुछ पैसा पहले पॉकेट से लगाना पड़ेगा, और उन्होंने 100 करोड़ की जो प्रपोजल दी थी उसके लिए उन्होंने बैंक से सपोर्ट लेटर उनके पास में है। ग्रेट, ये अच्छी बात। 100 करोड़ रुपए का अरेंज करना इनिशियल फंड कोई बहुत बड़ी बात नहीं है एनबीसीसी के लिए। वो अपनी पॉकेट से भी कर सकते हैं, ये हमारा पूरा विश्वास है। क्योंकि इनिशियल यदि किसी होम बायर से मांगेंगे तो वो उतने माइंड सेटअप में नहीं है कि वो किसी को भी पैसा दे दे, क्योंकि वो पहले ही जले हुए बैठे हैं। तो इसलिए पहले शुरू में 100-150 करोड़ जो पैसा लगेगा स्टार्टिंग में, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट तो एकदम कंप्लीशन स्टेज पर है, उनको तो कंप्लीट करने में 1 महीना भी नहीं चाहिए। जैसे ही वो कंप्लीट होंगे, उनकी रजिस्ट्री शुरू होगी, उनकी रीसेल शुरू होगी, तो लोगों में कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, मार्केट में कॉन्फिडेंस आएगा, लोग आगे आएंगे उसको खरीदने के लिए और पैसा देने के लिए। तो ये फ्लो बनाना है। और सबसे बड़ी बात, सरकारी कंपनी होने की वजह से मार्केट में भी और एग्जिस्टिंग होम बायर्स में भी कॉन्फिडेंस बहुत है। यदि वो मांगेंगे तो लोग पैसे देने को तैयार हो जाएंगे, जिनका पैसा अभी बचा हुआ है, जिन्होंने पूरा पेमेंट। एनबीसीसी एक ब्रांड है और उस ब्रांड के पीछे सरकार की मुहर है, जिसको लेकर के तमाम होम बायर्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा आश्वस्त दिखते हैं। मेरी इस विषय पर एनबीसीसी से भी बात हुई है, एपेक्स से भी बात हुई है, और इसके बाद जो हम कंक्लूजन पर हम आना चाह रहे थे, जो हमने यादव जी से पूछा कि क्या प्रपोजल है, क्या प्लान है। एपेक्स ने भी एक बात कही थी सर, जब हमने इंटरव्यू किया था उनका, कि हम 750 करोड़ का फंड हम इन्फ्यूज़ करेंगे, 250 करोड़ का 3 बार में, वो इस बारे में बता रहे थे। अब सर सवाल आता है जो क्रेडिबिलिटी को लेकर के, सर
एनबीसीसी आज आप एनबीसीसी के साथ इसीलिए खड़े हैं क्योंकि एक क्रेडिबिलिटी है उसकी इन कंपैरिजन टू एपेक्स। जैसा अभी इन्होंने कहा कपिल साहब ने कि एपेक्स बहुत छोटा बिल्डर है और वो छोटा बिल्डर बड़े बिल्डर का काम कहाँ से संभालेगा, छोटा मगरमच्छ बड़े मगरमच्छ को संभाल ही नहीं सकता। तो सवाल वही है यादव जी कि परेशानी जो है होम बायर्स के साथ अभी भी है। मामला सुप्रीम कोर्ट में 17 तारीख को आई होप सो की सुनवाई है उसकी। सर इसमें इतिहास पे जाने की भी ज़रूरत है। आप अपेक्स का इतिहास देखेंगे और एनबीसीसी का इतिहास देखेंगे तो अपने यहाँ भी लोगों का भरोसा एनबीसीसी की तरफ झुकेगा। जिस प्रकार से एनबीसीसी ने पहले भी आम्रपाली जैसे प्रोजेक्ट को जो सालों से रुके पड़े थे उनको सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। अपेक्स के पुराने कुछ प्रोजेक्ट में इतने डिस्प्यूट रहे हैं, इनके पास केसेस ऑलरेडी इनके ऊपर हो रखे हैं, तो ऑब्वियसली इन सब को अगर देखेंगे तो लोग बिल्कुल एनबीसीसी की तरफ ही झुकेंगे। और जो सबसे बड़ी बात यह है वो यही है कि इस तरह के वादे इससे पहले भी प्राइवेट बिल्डर कितने ही कर चुके हैं, लेकिन एक सरकारी कंपनी अगर कोई वादा करती है तो बड़ा मजबूती के साथ करती है, उसकी प्रॉपर प्लानिंग होगी, उसके पीछे उसकी सोच होगी, उसका मालूम है कि हाँ ये अगर कोई प्रॉमिस कर रहे हैं, कोई वादा कर रहे हैं तो उसको वो डिलीवर कर सकते हैं। प्राइवेट बिल्डर ने पिछले 15 साल से ना जाने कितने ही वादे किए हैं। मैंने बताया कि अब ये लड़ाई ख़त्म होने की कगार पर है, तो जब कहते हैं ना आदमी लास्ट में छटपटाता है, तो अब ये वही छटपटाहट है कि कुछ भी अल्टरनेट ले आइए होम बायर्स को किसी भी तरीके से गुमराह करने के लिए। जो उनके पास उपलब्ध कुछ भी है वो उसको आप होम बायर के सामने सर्व कर दीजिए ताकि होम बायर्स का भरोसा जीता जा सके। हालांकि अब होम बायर इतने जागरूक हो चुके हैं, वो समझ सकते हैं कि सुपरटेक की क्या प्लानिंग है और एनबीसीसी उनके लिए कितना कारगर साबित होने वाला है, ये अच्छे से अब होम बायर समझते हैं। मजुमदार साहब, चर्चा वही हो रही है कि एपेक्स वर्सेज एनबीसीसी की जो लड़ाई है, और इन्होंने कहा कि एनबीसीसी एक भरोसे का दूसरा नाम है, आम्रपाली के प्रोजेक्ट्स उसने डिलीवर किए, लेकिन एक रेरा कंप्लायंस का जिक्र आता है कि रेरा कंप्लायंस को लेकर के एनबीसीसी तैयार नहीं है पूरी तरीके से। उसको लेकर के क्या आपको लगता है कि रेरा कंप्लायंस से जो नॉर्मल होम बायर्स हैं उनको फ़ायदा होगा? राइट, हम रेरा को टोटल साइडलाइन भी नहीं कर सकते। रेरा की कुछ चीज़ें हमारा, हालांकि वो इम्प्लीमेंट नहीं किया, उनका मैन पावर नहीं है, ये सब एक्सक्यूज़ रेरा देते रहे, बल्कि रेरा की जो नॉर्म्स आए वो नॉर्म्स हमारे लिए बुरा नहीं था, उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। हम आज के दिन में एनबीसीसी के फेवर में क्यों है? एनबीसीसी की प्रपोजल में हमें जो पॉजिटिव चीज़ दिखाई देता है, एनबीसीसी एज ए पीएमसी काम करने के लिए आ रहा है, एज ए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट। वो कोई बिल्डर नहीं है, और आज के दिन में कोई भी बिल्डर काम करता है वो 30-40% मार्जिन लेके काम करता है। अगर 30% प्रॉफिट इस प्रोजेक्ट से अगर निकलने जाएंगे, वो कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट की अगर वो पैसा प्रोजेक्ट में लगता है तो वो होम बायर की फ़ायदा होगा। 8% अगर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की 8% जो है एनबीसीसी डिमांड करता है, अगर 8% देके बाकी जो प्रॉफिट के परसेंटेज होगा वो आरडब्ल्यू को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा उसकी रखरखाव की खर्चा के लिए। ये हम लोगों के लिए जो एडवांटेज है, और एनबीसीसी ने अपने प्रपोजल में दिया हुआ है कि हम 8% सिर्फ चार्ज करेंगे, 8% हम प्रोजेक्ट कॉस्ट की हम चार्ज करेंगे, बाकी जो भी पैसा प्रॉफिटेबल जो भी पैसा बचता है वो हम आरडब्ल्यू को ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये होम बायर के लिए बहुत बड़ा विन विन सिचुएशन है। ये कोई भी बिल्डर की ऐसे प्रपोजल नहीं है, तो ये पूरा एडवांटेज है हम लोगों के लिए। सवाल बहुत है और उन सवालों का जवाब भी मोर और लेस आप सबके पास है। चेतन जी, एक सवाल ये था कि जब हम लोग फील्ड में घूमते हैं एज ए बीइंग ए जर्नलिस्ट, तो कई बार हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को लेकर के भी सवाल खड़े होते हैं, और उस कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में एनबीसीसी का भी नाम है। एनबीसीसी जो वायदा करती है कि हम इतना साउंड प्रूफ सिस्टम देंगे आपको, लेकिन वो उतना साउंड प्रूफ होता नहीं है जितना कहा जाता है। कई बार लोगों को मैंने देखा है सड़क पर उतर करके प्रदर्शन करते हुए घर मिलने के बाद भी। तो ये जो बार बार है, पहले घर के लिए लड़ाई लड़ना, फिर घर मिल जाए, घर में आ जाएं, उसके बाद भी घर के लिए लड़ाई लड़ना, ये कैसा आपको लगता है कि मतलब होम बायर्स तो मतलब शुरुआत मतलब डे 1 से जब से बुकिंग करता है घर की, और जब घर में गृह प्रवेश भी कर जाता है उसके बाद भी वो पीड़ित ही रहता है? सर, ये एक विडम्बना है वाकई एक मिडिल क्लास होम बायर की, जिसने कि अपनी सारी पूंजी एक मकान के अंदर लगा दी। उसको वो पहले लेने की लड़ाई, उसके बाद फिर उसके मेंटेनेंस की लड़ाई, फिर उसके बाद उसके रख रखाव की लड़ाई। ठीक है, मतलब कुछ एक मामलों में ऐसा खबरों में आया है एनबीसीसी की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को लेकर, मगर वो पहले की इतिहास की बातें थी जब इतने जागरूक नहीं थे लोग। आज हम यूनाइटेड एआर जो कि 16 प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर एनबीसीसी को जाता है ये प्रोजेक्ट, तो हम लोग उसकी रख रखाव की भी या फिर उसकी जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की भी जो है पूरी हम जांच करेंगे, पूरा उसको मॉनिटर करेंगे। तो हमारी तरफ से जो है हमें पूरी उम्मीद है कि एनबीसीसी ऐसा कोई काम नहीं करेगी जो कि एक होम बायर के विरुद्ध जाता हो, और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को हम बिल्कुल प्रायोरिटी पे लेके चलेंगे। और हम बिल्कुल एनबीसीसी के डायरेक्टर से, उनके अधिकारियों से ख़ास तौर से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जो शिकायतें हमें पहले सुनने को मिली हैं वो हमारे प्रोजेक्ट में सुनने को ना मिले। एक्चुअली कपिल साहब, मैं ये कहना चाह रहा था कि कल भी हम लोग एक रिपोर्ट को कवर कर रहे थे
सेंचुरियन पार्क ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक सोसाइटी का मामला था। वहाँ भी ये बात कही गई थी कि हम डायरेक्टर से मिलते हैं, सीएमडी से मिलते हैं, और सीएमडी साहब ने कहा कि 2 वीक में हो जाएगा, और 2 महीने तक ना सीएमडी का दर्शन है ना उनके नीचे के लोगों को। तो ये जो नकेल कसने वाली बात है ये बड़ा मुश्किल है। तो क्या ऐसा कोई प्रपोजल होम वायर्स की तरफ से जा सकता है एनबीसीसी को कि भाई जो 16 प्रोजेक्ट के जो एआरस हैं आप उनको किसी कमेटी में रखिए ताकि वो साउंड प्रूफ सिस्टम वो बना सके, चेक कर सके, चेक एंड बैलेंस का जो सिस्टम है उसको बनाया जा सकता है। आप लोगों की तरफ से कुछ इस तरह का डिमांड जा सकता है? सर इसमें 2-3 चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। पहली चीज़ ये कि जो एनबीसीसी का अभी जो टीओआर आया, टर्म्स ऑफ रेफरेंस आया, उसमें भी उन्होंने क्लियरली डिफाइन किया है कि हम लोग सीपीडब्ल्यूडी के कंस्ट्रक्शन नॉर्म्स फॉलो करेंगे, जो काफ़ी हद तक इन चीज़ों को केटर कर लेता है। दूसरी चीज़ ये है, जैसे आपने क्वेश्चन किया रेरा के कंप्लायंस को लेकर, तो हम लोगों का भी सजेशन है और आई थिंक एनबीसीसी का भी यहाँ पे एक प्रिंसिपल कंसेंसस है कि वो लोग ब्लैंकेट अप्रूवल नहीं लेना चाहते हैं, ना ही हम लोग उनको चाहते हैं कि एनबीसीसी ब्लैंकेट अप्रूवल ले रेरा को, पूरा एग्जाम्पशन ले। बट जहाँ पर स्टैट्यूटरी हिंड्रेंसेस हैं वहाँ पर वो उन चीज़ों को लें। बट बाकी जो रेरा के जो फेवरेबल होम बायर्स के जो लॉज हैं, जो गाइडलाइंस हैं, फॉर एग्जांपल आपका मेंटेनेंस है, 5 साल का आपको मेंटेनेंस देना आफ्टर कंस्ट्रक्शन, और प्लस आपका जो रेरा के जितने भी इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करते हैं लॉज, उनका एग्जाम्पशन लेने का कोई लॉजिक नहीं है। तो वो अपनी डिमांड्स में हम लोग क्लियरली रख रहे हैं ताकि हमारे जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहें। तीसरी बात इसमें यह है कि आप कमेटी को लेकर आपने जो बात करी है, तो अभी जो एनसीएलटी का जो ऑर्डर आया था उसमें भी ऑर्डर में क्लियरली डिफाइंड है कि एपेक्स कमेटी प्लस फिर इंडिविजुअल प्रोजेक्ट लेवल पे प्रोजेक्ट कमेटी होगी, और उस प्रोजेक्ट कमेटी में एक रिप्रेजेंटेटिव होम बायर्स का भी रहेगा, जिससे कि काफ़ी हद तक ये इश्यूज़ कवर अप हो जाएंगे। तो एक जो टीदिंग इश्यूज़ की हम बात कर रहे हैं ये केटर हो सकती हैं गवर्नेंस के थ्रू। तो ये कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जिसको हम अपने प्लान में सबमिट कर रहे हैं, जिससे काफ़ी हद तक हम इसको केटर करेंगे बेसिस ऑन द लर्निंग फ्रॉम द हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस। ये चीज़ें हम कर रहे हैं। सवाल सुप्रीम कोर्ट का नोएडा अथॉरिटी पर भी रहा है, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पर भी रहा है। नोएडा अथॉरिटी को तो कह दिया था सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक ऑर्डर में कि अकाट्य भ्रष्टाचार में डूबी हुई। ये जो अथॉरिटी का जो इश्यू जाता है सर, खासतौर से होम बायर्स की सुनते नहीं हैं वो, और इसी का बड़ा फ़ायदा बिल्डर्स खासतौर से जो करप्ट सिस्टम में का जो हिस्सा है वो उठाते हैं। हाँ, मैं आपको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन के बारे में थोड़ा सा बता दूं पहले। देखिए, एनबीसीसी का जो प्रपोजल है उनमें स्पष्ट तौर पे उन्होंने कहा है कि हमारी जितनी भी कंस्ट्रक्शन होगी सारी माई-वन टेक्नोलॉजी पे होगी, जो कि अपने आप में सबसे उन्नत और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है कंस्ट्रक्शन के मामले में। अगर बात की जाए सुपरटेक की कंस्ट्रक्शन के बारे में, मेरे खुद के प्रोजेक्ट में, मैं सुपरटेक इको सिटी से आता हूँ, हमारे यहाँ पे जो ओपन पार्किंग है, लोगों ने वहाँ पे लोहे की शेड डाली हुई है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको ये डर है कि ना जाने कब ऊपर से प्लास्टर गिर के उनकी गाड़ी डैमेज कर दे, क्योंकि इस प्रकार की घटनाएं पहले हमारी सोसाइटी में ऑलरेडी हो चुकी हैं। अब समस्या ये आती है कि इसका रखरखाव कौन कर रहा है। सुपरटेक ने ही एक अपनी कंपनी बना दी वाईजी स्टेट के नाम से, अपने प्रोजेक्ट का रखरखाव उन्होंने उन्हीं को दे दिया। अब उनका मकसद सोसाइटी को मेंटेन करना नहीं है, उनका मकसद सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना है। तो आज मैं रोकूंगा आपको सर। क्या है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक वर्डिक्ट है, उस वर्डिक्ट में कहा गया कि अगर 33% ऑक्यूपेंसी हो जाती है तो अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशंस का गठन भी होगा और जिम्मेदारी भी उनकी रहेगी। तो क्यों नहीं इको सिटी में इस तरह की चीज़ों पर काम हो रहा है? सुपरटेक इको सिटी में 2022 में इलेक्शन हुए, एओए का गठन हुआ, प्रेसिडेंट साहब हमारे बनाए गए, और एओए को हैंडओवर के लिए जितने भी प्रयास करने थे उन्होंने लगभग सभी किए। सुपरटेक को नोएडा अथॉरिटी से डायरेक्शन मिल चुकी है, इसके अलावा सिविल कोर्ट से डायरेक्शन मिल चुकी है, लेकिन जब भी इस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं, सुपरटेक ने जो वाईजी अपनी एक कंपनी बनाई है, वो कुछ इस तरह के गुंडे उन लोगों ने पाले हुए हैं कि जब भी ऐसे हैंडओवर के प्रयास किए जाते हैं वो तो फोर्सफुली। तो आपको लगता है कि पुलिस सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा? मैं बता, इस विषय में पुलिस में भी कंप्लेंट की जा चुकी हैं, लेकिन कंप्लेंट नहीं छोड़िए, आप एफआईआर भी इसके ऊपर हो रखी हैं। 6 महीने हो गए एफआईआर को, लेकिन अभी भी उनके ऊपर कोई प्रगति नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये पूरा सिस्टम सुपरटेक और वाईजी स्टेट के सामने बड़ा लचर साबित हो रहा है। इसमें ध्यान देने वाली ज़रूर ये बात है कि जो व्यक्ति अपने रोल को ठीक से नहीं निभा रहा है, अगर कोई भी व्यक्ति, सरकारी व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाता, तो शायद 2 साल पहले, 3 साल पहले ही जहां इलेक्शन हो चुके हैं वहां एओए गठन हो चुका है, वहां अब तक वाईजी को बाहर करके प्रॉपर्टी की जितनी भी देखभाल रखरखाव की जिम्मेदारी है वो एओए के पास आ चुकी होती है। एक सवाल यादव जी, एक सवाल आप पर भी उठता है। अगर हम सिस्टम की बात करते हैं, आपने कहा 2022 में चुनाव हुए थे, 2025 में खड़े हैं, एज पर लॉ हर साल चुनाव होने चाहिए, फिर चुनाव क्यों नहीं होते? आप देखिए, हर साल नहीं, 2 साल अगर इसको एक्सटेंड किया जाए तो, लेकिन एक्ट कहता है कि हर साल चुनाव होना चाहिए और एक व्यक्ति एक पद पर 2 साल से ज़्यादा नहीं रह सकता। मैं उसी का आता हूँ, कोई बात नहीं। आप बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा हम लड़ किसके विरुद्ध रहे हैं।
ऐसा नहीं है कि सिर्फ नोएडा अथॉरिटी या और दूसरे डिपार्टमेंट ही वाईजी के इन्फ्लुएंस में है। हर सोसाइटी में कुछ निवासियों का भी एक ऐसा ग्रुप है जो हमेशा वाईजी स्टेट को सपोर्ट करता है। यादव जी, ये तो वो वाली बात हुई कि हम खुद को सर्टिफिकेट दे रहे हैं, हम थोड़ा सा विषय से विषयांतर हो रहे हैं। हमारा खैर ये आज का सब्जेक्ट नहीं था, बट फिर भी चूंकि सिस्टम पर सवाल आता है, और जब सिस्टम की बात करते हैं तो सिस्टम से चाहे मैं हूँ, चाहे आप हूँ, चाहे मजुमदार जी हूँ, चाहे त्यागी जी हूँ, हर कोई बंधा हुआ है। सिस्टम में देखिए, आप क्यों ऐसा मानते हैं कि जो अगला एओए आएगा वो करप्ट होगा? यहाँ तक आप सिस्टम की बात कर रहे हैं, आपको एक आइडिया होगा जब ये लैंड पॉलिसी इन लोगों ने बनाई थी नोएडा अथॉरिटी ने, तो इनका यही नियम था कि आप 10% अमाउंट पे कीजिए, बाकी आप इंस्टॉलमेंट में दे दीजिए। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार यहीं से शुरू हुआ। वो तो हमने अभी चर्चा में भी कहा कि नोएडा अथॉरिटी और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। हाँ, तो नहीं, हम लोग भी इस चीज़ को उठा चुके हैं। देखिए, लैंड पॉलिसी अलॉट करने वाली नोएडा अथॉरिटी थी, उनके साथ जो टर्म्स डिसाइड की हैं वो नोएडा अथॉरिटी ने डिसाइड की है। अगर रिकवरी करने में किसी का फेलियर है तो नोएडा अथॉरिटी का है, लेकिन इसकी सज़ा एक आम होम बायर्स को मिल रही है उसकी रजिस्ट्रियाँ रोककर। इसमें इस पूरे प्रोसेस में मुझे अब तक समझ नहीं आया कि होम बायर का क्या फॉल्ट है। इवन ऐसे प्रोजेक्ट, ऐसी सोसाइटी और ऐसे टावर जिनकी ओसी और सीसी भी आ चुकी है, यानी कि नोएडा अथॉरिटी मानती है कि ये टावर पूरी तरह डिलीवर्ड है रहने के लिए, तब उनको उन प्रोजेक्ट की, उन टावर की रजिस्ट्री करने में क्या समस्या है? होम बायर्स एक बिना अपराध किए सज़ा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये अपराध नोएडा अथॉरिटी द्वारा किया गया है, जिसको हमेशा दबाने की कोशिश की गई है, छुपाने की कोशिश की गई है। पूरा मामला, पूरा मैं जो समझ पा रहा हूँ जो चर्चा के बीच में, कि पूरा मामला पैसों को लेन देन लेकर के है। एक कॉरपोरेट वॉर जो सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है, और एक बड़ी छोटी सी लड़ाई जो होम बायर्स लड़ रहे हैं अपने बलबूते बड़ी मुश्किल से, क्योंकि अपना हार्ड अर्न मनी आपने पहले तो घर बनाने में लगा दिया, अब लड़ाई है उस घर को किसी तरीके से पाले, तो पैसा भी दे दिया, उसके बाद भी लड़ाई जारी है। दर्द कितना ज़्यादा है? दर्द मैं कहूँ तो कहना बहुत मुश्किल है, कहना बहुत मुश्किल है। आप इस दर्द को ये समझिए कितने लोगों का दर्द है इसमें। एक का दर्द नहीं है, एक का दर्द हो तो सह सकते हैं इसमें, और एक फैमिली में यदि 4 मेंबर माने और 50,000 फ्लैट इसमें इन्वॉल्व हैं, 40,000, तो आप देखिए कितने लोग इन्वॉल्व हैं। मोर देन 1 लाख लोगों की बद्दुआएँ उनको लगेंगी। जैसा आपने कहा कि ये असली मामला भ्रष्टाचार का है, पैसा ही जड़ है इस सब चीज़ों की, और भ्रष्टाचार इस अंदर तक है कि अकेला होम बायर्स तो बेचारा कहीं कुछ है ही नहीं। ये तो हम लोग इकट्ठे हो गए हैं तब भी, तो भी आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। अकेले होते तो कोई पूछता भी नहीं है, और अभी तक 10 साल तक यही होता रहा। हम अकेले थे, किसी को बात कह नहीं सकते थे, कोई पूछता भी नहीं था, और हम कहाँ जाएं किसी को पता भी नहीं था। अब ऊपर वाले की दया से या कुछ भी कहें, हम इकट्ठे हो गए हैं और हमारी बात सुनी जा रही है। NCLT ने भी 6 महीने के अंदर, जब हम इकट्ठे हुए, 6 महीने के अंदर एक ऑर्डर दे दिया। पहले वहाँ से भी ऑर्डर नहीं था, अभी सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया है। सुप्रीम कोर्ट से भी हमें यही उम्मीद है, और ये हमारी एक कहना चाहिए ताकत है, उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट हमें निगलेक्ट नहीं कर सकता। और न्याय की भी यही मांग है कि इसमें जो सबसे बड़ा बेचारा सफरर है, और बगैर जैसा यादव जी ने कहा, बगैर कोई मतलब क्राइम किए हुए उसको सज़ा मिल रही है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट से हमें बहुत बहुत उम्मीदें हैं, और जल्दी ही हमारी इन मुद्दों पे हमें कुछ सहायता मिलेगी। बचपन में एक कहानी पढ़ी थी कि शिकारी आएगा दाना डालेगा, वो दाना कौन डालता है हम सबको पता है, लिहाजा हमें उस दाना को चुगने से बचना है। हमें अपने अधिकार को लेकर के जागृत होने की ज़रूरत है, और ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी लड़ाई मुकम्मल आवाज़ में नेक्स्ट लेवल पर जाकर के लड़ सकें। इसके लिए ये जो ARs हैं, इन सबको, उन तमाम होम बायर्स की आवाज़ की ज़रूरत है जो इनके पीछे खड़े हैं। आप देख रहे हैं ONOG न्यूज़। अगर आपके पास भी है कोई सवाल, कोई सुझाव, तो आप हमें ज़रूर लिख भेजिएगा। तब तक के देखते रहिए ONOG न्यूज़।